अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ मोहब्बत बोझ नहीं बाय सलमा खान पार्ट 3। अगर इनको लगता है कि वो नायाब को मुझसे दूर रख सकते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। फ़हीम अब्बासी, तुम्हारी उस बेटी को तो मैं आंखों के सामने से ले जाऊंगा। सुफियान अपने कमरे में सिगरेट जलाते हुए जुनूनी अंदाज में कह रहा था। उसने एक नंबर पर कॉल मिलाई और दूसरी ही घंटी में वो कॉल रिसीव कर ली गई। कमरे में आओ मेरे। वो बस ये चंद जुमले कहकर फ़ोन बंद कर चुका था और कुछ ही पल बाद फ़ोन पर जिससे वो बात कर रहा था वो उसके सामने मौजूद था। देखो, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ। आज तक अपनी हर परेशानी मैंने तुमसे शेयर की है, चाहे इस घर में तुम्हें और जोया भाभी को जो भी समझा जाए। जोया भाभी मेरे लिए काबिल एहतराम है, ये बात तुम जानते हो, और तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। इस परेशानी में भी तुमसे मशवरा लेना चाहता हूँ। फ़हीम अब्बासी ने नायाब का रिश्ता अपने भांजे शाहज़ीन फ़याज़ से करवा दिया है, मगर उसे लगता है कि वो ये करके अपनी बेटी को बचा लेगा। इस जुमा को उसने निकाह रखा है और आज पीर है। सिर्फ 4 दिन है मेरे पास। मुझे कुछ भी करके नायाब को अपना बनाना है। वो लड़की मेरा जुनून है और मैं उसे पाकर फ़हीम अब्बासी को ये भी बताना चाहता हूँ कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। उसने बहुत हल्के में ले लिया है हम मलिकों को। वो वैसे ही सिगरेट के कश पर कश लेते हुए बोल रहा था और जुहान वैसे ही बस उसे देखता रहा। क्या करना चाहते हैं? उसने बस इतना ही सवाल किया। उस लड़की को अगवा। और उसकी इस बात पर जुहान जोर से हंस पड़ा। हा 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 हा। तुम किसी आम लड़की को अगवा करने की बात नहीं कर रहे हो। वो लड़की फ़हीम अब्बासी की बेटी है और तुम्हारी आज की हरकत के बाद तो उन्होंने सिक्योरिटी और बढ़ा दी होगी। तुम्हें लगता है तुम जाओगे और उसे आसानी से किडनैप करके लाओगे तो वो कुछ नहीं करेंगे? मत भूलो फ़हीम अब्बासी कौन है। 2 मिनट में शहर बंद करवा देगा। तुम यहाँ फ़हीम अब्बासी की पावर बताने आए हो ना, आए हो या मुझे मशवरा देने आए हो? वो गुस्से से बोला। फ़हीम अब्बासी एक पॉलिटिशियन है। बड़े बड़े मुल्कों बड़े बड़े लोगों में उसका उठना बैठना है, और तुम उसकी बेटी को अगवा करोगे तो उसे पता चल जाएगा कि तुमने किया है, और फिर वो तुम्हारा क्या करेंगे तुम नहीं जानते। तो क्या करेंगे बताओ मुझे, क्या करना चाहिए मुझे? देखो सुफियान, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से ही सब कर लोगे तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। और तुम दादी और अपने बाप का सामना कैसे करोगे? तो तुम चाहते हो कि मैं आराम से उसे जीतने दूँ? वो घुर्राया था। जीतने तो फ़हीम अब्बासी को मैं नहीं दूंगा। तुम बेफिक्र रहो, उस दिन निकाह ज़रूर होगा। क्या बक रहे हो? मैंने तुमसे कहा निकाह होगा। मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि नायाब और शाज़ीन का होगा। उसकी आंखों में कुछ पुरस्कार था जो सुफियान समझने से कासिर था। नायब का निकाह उसी दिन होगा जिस दिन फिक्स किया गया है, बस दुल्हा तब्दील हो जाएगा। वो अब उसकी बात समझ चुका था। तुम कर लोगे, मैं जानता हूँ। जुहान ने आज तक जो भी सोचा है वो करके दिखाया है। उसकी आंखों में गुरूर था और यही गुरूर कुछ साल पहले किसी और की आंखों में भी था। मम्मा, मुझे नहीं जाना स्कूल। सुबह स्कूल का वक्त हो गया था, मगर हर बार की तरह वो न जाने की बहाने कर बना रही थी। मगर राशिदा बेगम ने उसके सारे बहाने आज नज़रअंदाज करके उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेजने का सोच लिया था। मैं भाई को बताऊंगी आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही है। फ़हीम साहब किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे तो उसके पास उसका दूसरा हथियार उसके भाई थे। अम्मी नहीं जाना चाहती तो रहने देना, इब्राहिम अपने कमरे से आते हुए बोल रहा था। चुप कर जाओ, तुम लोगों ने ही सर पे चढ़ाया हुआ है इसे। मैं कहती हूँ जल्दी से तैयार हो जाओ नायाब, अब तुम्हारे कोई बहाने नहीं चलेंगे। मम्मा, वो वैसे ही इंतहा वाली इल्तिजा वाली नज़रों से अपने भाइयों को देखती रही, मगर माँ का गुस्सा देख के चारों ही चुप हो गए। वैसे शर्म आनी चाहिए, भाई तो बहनों की ढाल होते हैं, और ये भाई देखो चुप करके अपना खाना खा रहे हैं। वो जलकर बोली थी। शुक्र करो खाना नसीब हो गया, अगर ज़्यादा बोले ना तो खाना भी छीन लेंगी ये तुम्हारी चंगेज़ खान वाली माँ। हमजा को अपनी पेट की फिक्र थी। राशिदा बेगम ने उसे घूर कर देखा। अरे मेरा मतलब हमारी माँ, हमारी भी तो है। मैं तो भूल ही गया था। वो गड़बड़ाते हुए अपनी गलती सही करने लगा। तुम्हारी सारी गलतियां मैं सही करूंगी, वापस आओ ज़रा तुम। वो उससे भी एक घूरी से नवाजते हुए किचन के अंदर चली गई। एक तो मुझे समझ नहीं आता, बाबा को नज़र क्या आया इनमें, हर वक्त तो गुस्सा करती रहती है। बाबा पर भी बाबा पर भी करती है, मगर सही कहते हैं भाई प्यार अंधा होता है। आज देख भी लिया। वो अपनी दिल की भड़ास उनके जाने के बाद निकाल रहा था। चले इब्राहिम, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। जरनिश, इब्राहिम, ज़र तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, और हमज़ा जो अभी मैट्रिक में था वो भी बस दिन गिन रहा था कि कब उसका स्कूल से पीछा छूटेगा।
जिस कॉलेज में वो तीनों पढ़ते थे वहीं पर ही शाज़ीन और अरसल भी पढ़ रहे थे, मगर उसके बाप ने कह दिया था कि वो उसे पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे मुल्क भेजना चाहते हैं। तो अरसल कुछ दिन के लिए ही सिर्फ वहाँ पढ़ रहा था, फिर तो उसको दूसरे मुल्क चले जाना था। वाह भाई, तुम्हारी भी ऐश है, तुम दूसरे मुल्क चले जाओगे, वहाँ पर जाके ऐश करोगे। इब्राहिम उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर बोल रहा था, शायद मुझसे ज़्यादा अमीर तुम लोग हो, तो तुम लोग तो आराम से जा सकते हो, तो फिर इतनी हसरत से मुझे क्यों देख रहे हो? वो उन्हें देखते हुए वैसे ही पूछ रहा था। भाई ने 2-3 बार बात की थी, जब भी बात करते अम्मी रोना शुरू कर देती तो बाबा ने सख्ती से मना कर दिया कि कोई कहीं नहीं जा रहा। ज़र मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कह रहा था, वैसे ज़र साहब आप तो आजकल कॉलेज में बड़े मशहूर हो गए हैं। जरनिश उसकी तरफ आते हुए उसको बोल रही थी, क्या मतलब है आपका? वो उसका मतलब नहीं समझ पाया। आप 2 दिन कॉलेज नहीं आए तो सिर्फ आपकी ही चर्चा चर्चा हो रही थी। लड़कियां तो दुआएं मांग रही थी आपकी सेहत की। वो हाथ ऊपर करते हुए अब बड़ी अदा से बता रही थी, और उसके अंदाज पर इब्राहिम, अरसल, शाज़ीन तीनों ही हंसने लगे। अलबत्ता ज़र के तासुर सख्त हो गए। मुझे उनकी दुआओं की ज़रूरत नहीं है, वो सख्त लहजे में कह रहा था। जी बिल्कुल, आपको ज़रूरत नहीं है, मगर उनको तो है ना आपकी ज़रूरत ज़र साहब। आज वो उसको बख्शने के इरादे में नहीं थी। ज़र पूरे ख़ानदान में किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। उससे कोई कज़िन भी नज़र आ जाती, वो उसके सर पर शफ़क़त भरा हाथ फेर कर चला जाता था। यहाँ तक कि वो आंखों में आंखें डालकर भी किसी से बात नहीं करता था। मगर ज़रनिश की बात अलग थी। जब भी फ़हीम साहब ने राशिदा बेगम को कहीं भी जाना पड़ता तो पीछे ज़रनिश ही उसका ख्याल रखती थी। वो उसको डांटती भी थी, समझाती भी थी, मशवरे भी दिया करती थी, उसकी गलतियों पर पर्दा भी रखती थी और हर वक्त उसकी मदद के लिए हाजिर होती थी। वो बहनों से बढ़कर थी उसे, और जरनिश को भी वो अपने भाइयों से बढ़कर था। देखें, मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता। अरे तो बता तो दो, उन बेचारी किस्मत की मारियों को क्या जवाब दूँ? उन सबको पता है तुम भाई हो मेरे, इसलिए मेरे आगे पीछे फिरती रहती हैं। सारी मुझसे दोस्तियां करने पे लगी हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे ज़रिए तुम्हारे करीब आ सकती है। वो हंसते हुए कह रही थी और पीछे वो तीनों भी हंस रहे थे। देखे जनीश आपी, मत करे ना तंग, वो अपने हथियार फेंक चुका था। जा, तुझे माफ़ किया। वो एक अदा से अपना हाथ आसमान से नीचे तकलाते हुए बोल रही थी। हाय सदके जाओ, मैं उसकी हर अदा पर बेख्तियार इब्राहिम के मुंह से निकला था, और वो सब उसे घूरते रह गए। अलबत्ता जनीश आगे निकल चुकी थी। मेरी जान नीचे आ जाओ, खाना लग गया है। रात ने अपने रंग पूरे आसमान पर बिखेर दिए थे। सूरज अपनी अदा दिखाने में मसरूफ़ था और तारे भी चमकने में चांद से कम नहीं थे। मम्मा, मुझे भूख नहीं है, वो ये कहकर दोबारा अपना सर चादर के अंदर छुपा चुकी थी। क्या हुआ है मेरी जान को? राशिदा बेगम उसकी तरफ आकर उसका सर अपनी गोद में रख चुकी थी। मम्मा, आप बाबा जान को बोले ना मुझे शादी नहीं करनी। वो वैसे ही अपना सर उनकी गोद में रखे इल्तिजा कर रही थी। मेरी जान, तुम जानती हो ना, तुम्हारे बाबा का हर फैसला आखिरी फैसला होता है, और वैसे भी तुम जायदा आपा के घर बहुत खुश रहोगी। वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, तुम जानती हो ना। वो तुम्हें बेटी बना के लेके जा रही है, ना कि बहू। और शाज़ीन बच्चा भी कितना प्यारा है। किस्मत वालों को मिलता है ऐसा ससुराल, और मेरी जान, तुम किस्मत वाली हो। उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोल रही थी, मम्मा बेशक वो बहुत अच्छे हैं, वो घर बहुत अच्छा है, मगर मैं तैयार नहीं हूँ। आप लोग क्यों नहीं समझते? मैं नहीं करना चाहती। वो अब बाकायदा रोने जैसी हो गई थी। देखो मेरी जान, तुम्हारे बाबा ने फैसला बहुत सोच समझ के लिया है, और मुझे तुम्हारे बाबा पर पूरा यकीन है। अगर उन्होंने ये सोचा है तो इसमें कोई ना कोई वजह होगी। वो शाज़ीन को ही तुम्हारा रिश्ता देना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं तो वो किसी और को भी दे सकते थे, मगर शायद ख़ानदान में देने की कोई वजह है। इसीलिए मैं उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं जाऊंगी। वो भी अपना फ़ैसला बता चुकी थी, और नायाब ने अपना सर उनकी गोद से हटाकर कंबल में छुपा लिया। वो कमरे से जा चुकी थी। नायाब वहाँ से उठकर खिड़की की तरफ आई। सामने चांद अपने आबोताब से चमक रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की, और जब आंखें खोली तो सामने चांद में उसी शख्स की आंखें नजर आई। ज़ुहान, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बगैर। खुदा के लिए मुझे बचा लो, खुदा के लिए मुझे अपना बना लो। मैं मर जाऊंगी ज़ुहान, तुम्हारी नायाब तुम्हारे बगैर मर जाएगी। 12 साल पहले मेरी मजबूरी थी यहाँ से जाना। अगर मैं ना जाती तो आज हम एक होते, मगर उस वक्त हालात भी ऐसे हो गए थे। मगर अब तो मैं आ गई हूँ ना ज़ुहान, मुझे तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। मैंने वहाँ पर भी
हर पल तुम्हें अपने करीब महसूस किया। जब भी आंखें बंद करती तुम्हारा ही चेहरा देखती, जब भी महसूस करती तो तुम्हारी खुशबू अपने आसपास महसूस करती, जब भी ख्वाब देखती तो हम दोनों की एक साथ होने के देखती, हम दोनों की ज़िंदगी के देखती। अगर कोई मुझसे पूछता कि तुम्हें कौन सा वक्त सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं कहती वो वक्त जो मेरा ज़ोहान के साथ गुजरा। मुझे मेरा वो वक्त वापस चाहिए ज़ोहान, जब हम दोनों साथ थे। मेरे अंदर इतना सब्र नहीं है कि मैं तुम्हें खोकर खुद ज़िंदा रह पाऊँ। मैंने तो खुद को तुम्हारे होते हुए देखा है, तुम्हारा होते हुए देखा है, तुम्हें कैसे खुद को किसी और का बना सकती हूँ। ज़ोहान, खुदा के लिए मेरे हो जाओ, खुदा के लिए वापस आ जाओ। वो वैसे ही चाँद को देखकर इल्तिजा करती रही। रात ढलती जा रही थी और उसी चाँद को तो कोई और भी देख रहा था। वो शख्स जिसकी आंखों में नफ़रत थी, मगर कुछ पल के लिए वो नफ़रत शायद कहीं दफ़न हो गई थी। काश नायाब तुम फ़हीम अब्बासी की बेटी ना होती, या काश तुम्हारे बाप ने हमारे साथ ये सब ना किया होता। काश नायाब तुम यहाँ रुक जाती, काश तुम पाकिस्तान छोड़कर ना जाती, काश मैं इंसान से दरिंदा ना बनता। तुम थी तो मैं इंसान था, तुमने ही तो मुझे इंसान बना कर रखा था। मेरी औकात क्या थी हर वक्त मुझे याद दिलाई जाती थी, मगर तुम वो थी जो मेरी औकात जानने के बाद भी मेरे साथ थी। मैंने तुमसे कहा था तुम जाओगी तो मैं खुद को खो दूंगा, और देखो देखो मैंने खुद को खो दिया। ज़ोहान मुस्तफ़ा ने खुद को खो दिया। मैं इंसान से दरिंदा बन गया, जैसे किसी के एहसास की कोई फ़िक्र नहीं। कोई मरे या जिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने 12 साल पहले अपने अंदर से दिल निकाल कर पत्थर डाल दिया है, जो कि दिल तो तुमने तोड़ ही दिया मेरा। और टूटी हुई चीज़ें जुड़ भी जाए तो अपनी पहली शक्ल में नहीं होती। आज मैं जो हूँ वो तुम्हें भी बर्बाद करने से पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें एक खरोज भी आती थी तो मुझे तकलीफ़ होती थी नायाब मुझे। वो चाँद को देखते हुए जुनूनी अंदाज में बोल रहा था। मगर आज अगर तुम वो उकताए वो आगे बोलते हुए रुका। मगर आज अगर तुम मेरे सामने मुर्दा भी पड़ी हो ना, मुझे तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मोहब्बत मैंने नायाब फ़हीम अब्बासी से की थी वो 12 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई थी। और जो ज़ोहान मुस्तफ़ा तुमसे मोहब्बत करता था वो पहले ही मर चुका है। अब मैं एक दरिंदा बन चुका हूँ जो तुम्हारा शिकार करने से भी नहीं हटूंगा। और मुझे बहुत अफ़सोस से कहना पड़ रहा है नायाब फ़हीम अब्बासी, तुम्हारी हसीन ज़िंदगी, तुम्हारा ऐश व आराम, तुम्हारी खुशियाँ, सब कुछ बर्बाद होने वाला है, और मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। उसकी आंखों में गुस्सा था, अब्बासी ख़ानदान को जला देने का गुस्सा, और वो वैसे ही अपनी गाड़ी के ऊपर बैठकर चाँद को देख रहा था। कल का दिन उन दोनों के आमने सामने होने का दिन था, और उस दिन जो थोड़ा सा रहम उस हैवान नुमा इंसान के दिल में था वो भी ख़त्म हो गया था। उठ जाओ, तुमने रात को भी खाना नहीं खाया। सनम उसके कमरे में आकर उसे नाश्ते के लिए उठा रही थी। कब चांद को देखते देखते वो नींद की आगोश में चली गई उसे पता भी नहीं चला। देखो मुझे कुछ नहीं खाना, तुम यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। उसका लहजा नॉर्मल था। देखो नैनी, अगर अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे करके बाबा जान को मना सकती हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। वो हरगिज़ शादी नहीं रोकेंगे। तुम क्यों नहीं समझती? वो उसके पास बैठकर उसको समझा रही थी। क्या तुम हमज़ा भाई को भूल सकती हो? क्या तुम उन्हें छोड़ सकती हो? सनम के चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए। नहीं ना। क्योंकि तुम बचपन से ही उन्हें चाहती हो। जब से तुमने होश संभाला तुमने हमज़ा भाई को ही सोचा है, और अब तुम्हारे लिए पीछे हटना बहुत मुश्किल है। सनम, मेरी हालत कोई और समझ ना पाए, तुम तो समझ सकती हो ना। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए कह रही थी। उसने सनम को लाजवाब कर दिया था, क्योंकि कह तो वो सही रही थी। हमसे 1-2 साल पुरानी मोहब्बत नहीं भूली जाती, और ये तो बचपन की मोहब्बत थी। नैनी, इस राह में सिर्फ कांटे हैं, चलोगी तो ज़ख्मी हो जाओगी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे जज्बात, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती। बाबा जान ने जो फ़ैसला कर लिया वो आखिरी फ़ैसला है। उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ तो चची जान भी कुछ नहीं बोल सकती। वो अपना सर अपने हाथों में लिए अपने आंसू बहा रही थी। सनम, तुम्हें मैं वो जो जरनिश कमरे में सनम को बुलाने आई थी, नायब को रोता देख कर एकदम उसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ है मेरी जान, क्यों रो रही हो तुम? वो परेशान हो गई थी। आप यहाँ बैठे बैठे मैं देख लेती हूँ।
उन दोनों को अकेले वक्त देना चाहती थी। हाँ, तुम जाओ चची जान को देखो, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वो जी जी में सर हिलाते हुए बाहर चली गई। मेरी गुड़िया मेरी तरफ देखो। वो उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए उसे सीधा बिठा चुकी थी। कभी कभार हम जिंदगी में जो चीज़ चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती, मगर उस चीज़ की वजह से हम खुद को तो नहीं खो देते। अगर वो चीज़ हमें हमारे लिए बेहतर होती तो हमें दी जाती। हो सकता है जिस चीज़ की हम तमन्ना कर रहे हैं वो हमारे हक में बेहतर नहीं है। तुम समझो ना। वो उससे बड़ी मोहब्बत से समझा रही थी। आप ही कोई नहीं समझ रहा मुझे। मैं क्यों सबको समझूं जब कोई मुझे नहीं समझता, मेरे जज्बात मेरे एहसास को नहीं समझता। देखे ना, कहने को मैं घर की सबसे लाडली बेटी हूँ, और वो लाडली बेटी अपने कमरे में बैठकर कब से रोए जा रही है। क्या किसी ने सोचा भी होगा? मुझे तो अफ़सोस है उन लोगों पर जो चमचमाता हुआ बंगला और ये दिखावे की खुशियाँ देखकर हसरत करते हैं कि काश हम लोग भी अमीर होते। मगर उनको ये नहीं पता यहाँ पर उनके बंगले उनकी खुशियाँ सब दिखावा है, बल्कि वो लोग खुद भी दिखावा है। कितनी ही अजीब बात है। जिनको ये दिखावा पसंद है वो हमेशा तमन्ना करते हैं कि वो अमीर ही रहे, और जिनको इस दिखावे से पीछा छुड़ाना है वो दुआ करते हैं कि काश हम गरीब पैदा होते, तो फिर हमें इतनी एक्टिंग तो नहीं करनी पड़ती। वो अपने ही धुन में कहे जा रही थी, मगर वो जो कह रही थी वो हकीकत ही थी। अमीर लोगों की एक कड़वी हकीकत में भी ऐसी ही होती है। मुझे भी दिखावा पसंद था। मैं भी ऐसी ही होती, मुझे भी दिखावा पसंद था। जहाँ भी जाती ब्रांडेड चीज़ें लेके जाती थी। आप ही याद है ना आपको? वो जरनिश का हाथ पकड़ के उसे बता रही थी। मैं स्कूल जाती थी तो जो बैग लेके जाती थी वो कितना महंगा हुआ करता था, और मैं इसलिए लेके जाती थी ताकि दूसरे लोग देखकर उनको पता चले कि मैं एक अमीर घर की बेटी हूँ। देखा था ना आपने, मैं बचपन में कितनी महंगी महंगी चीज़ें इस्तेमाल किया करती थी। मेरी ज़िंदगी आज भी वैसी ही है। अगर वो मेरी ज़िंदगी में ना आता, अगर वो मुझे ना बदलता, मेरी हर नाजायज़ ख्वाहिश बचपन में दबा बाबा जान पूरी किया करते थे। मगर उसने मुझे सिखाया जो चीज़ों पर पैसे ज़ाय करने से बेहतर है इंसान खुद का दिल साफ़ करे, और एक बार अगर ये हो गया तो वो इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान होता है। मैं नायाब, मुझे नायाब बनाने वाला। मैं तो दिखावे वाली ज़िंदगी को पसंद करती थी, मगर उसने मुझे हकीकत से रोशना फरमाया। उसने मुझे नायाब बनाया, पीयूष ने। मैं नहीं भूल सकती उसे। आप लोगों को तो पता था ना, आपको, सनम को, हीरा को, मिराल को, कि मेरे दिल में क्या है, मैं किसको चाहती हूँ। तो फिर आप लोग क्यों नहीं मेरे लिए कुछ कर रहे? मुझे ऐसे इंसान के सर आप लोग बांध रहे हैं जिसे मैं चाहती भी नहीं, जिसे हमेशा मैंने भाई की नज़र से देखा है, और उस इंसान को आप लोग मेरा शौहर बना रहे हैं, मेरी ज़िंदगी उसके नाम कर रहे हैं। मैं नहीं कर सकती आप ही, मुझ में इतना ज़र्फ नहीं है। लोग कहते हैं मोहब्बत के बगैर रहा जा सकता है, मैं नहीं रह सकती। मुझे शहज़ादी की तलाश नहीं है, क्योंकि शहज़ादे सिर्फ कहानियों में होते हैं, नावल्स में होते हैं। मैं हकीकत में जीने वाली लड़की हूँ, और मैं जिस इंसान को चाहती हूँ वो कोई शहज़ादा भी नहीं है, और उसका कसूर बस इतना है कि वो मेरा नहीं है। तभी आप लोग उसे कबूल नहीं कर रहे। एकदम उसके तासरात रोते हुए सख्त हो गए। मेरी जान, तुम गलत समझ रही हो, हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? बाबा जान ने फैसला किस वजह के तहत लिया होगा, और शाज़ीन घर का बच्चा है। तुम तो जानती हो कितना मोहब्बत करने वाला, ख्याल रखने वाला इंसान है वो तुम्हें बिल्कुल शहजादियों की तरह रखेगा। आप ही ना मैं कोई नावल की किरदार हूँ, और ना शाज़ीन कोई नावल का हीरो जो मुझे नावल की लड़कियों की तरह शहज़ादी बना के रखेगा। मुझे उससे शादी नहीं करनी, और मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ। जिस इंसान ने मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया, अगर वो इंसान ही मेरे साथ नहीं है तो उस ज़िंदगी का भी कोई फ़ायदा नहीं। वो ये कहकर कपड़े उठाकर वॉशरूम की तरफ चली गई, और पीछे जरनीश बेबसी से उसे जाता देखती रही। अम्मी, भला क्या ज़रूरत है आपको कल वहाँ पे तमाशा करने की? कल के बाद रूहान ने आज अस्मा बेगम से बात की थी। मुंह बंद रखो अपना, हर वक्त अपने मामू की ज़बान बोलता रहता है। वो उसे झिड़क कर चुप करवा चुकी थी। अम्मी, वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं ये बात आप जानती हैं, और कल आपके अल्फाज और मामू जान का चेहरा आपने देखा था। उन्हें कितनी तकलीफ़ हुई होगी, आपको एहसास भी है। या खुदाया, मेरे बच्चे भी मेरे नहीं हैं। वो चम्मच प्लेट में मारते हुए बोली, मिराल, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी माँ से किस लहजे में बात कर रही हो?
अनिया जो अभी कमरे से बाहर आई थी, मिराल को उनकी हिमायत करता देखकर आग बगोला हो गई। मुझे पता है आपी कि ये मेरी माँ है, मगर कल उन्होंने जो किया वो आपके सामने था। क्या आपको लगता है कि कल उन्होंने जो किया वो सही था? मिराल वैसे ही आंखों में आंखें डाले अपनी बहन से पूछ रही थी। तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि इस लहजे में बात करोगी मुझसे? वो अपनी कुर्सी से उठते हुए बाकायदा चिल्लाकर बोली। अल्लाह ने मुझे सही को सही और गलत को गलत करार देने की अकल दी है, पीछे हटने वाली तो वो भी नहीं थी। आखिर उसके अंदर भी अब्बासी खानदान का खून था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, वो थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी थी कि उसका हाथ हवा में रुक गया। आप ही अब मिराल को थप्पड़ मारेंगी? रूहान अपनी जगह से उठता हुआ बोल रहा था। अम्मी, ये दोनों इन लोगों की जबान बोल रहे हैं। मेरे सामने से दफा हो जाओ तुम दोनों, वरना मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी। चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। अगर ऐसा होता तो आज कई मुजरिम बाहर फिर रहे होते। और आपको तो गुस्सा होगा, आपको जो उन लोगों ने नहीं चुना। आपने ये सोचा कि इब्राहिम भाई की सूरत में आप उस घर में जाएंगी, मगर देखिए उन्होंने तो आपको जर भाई के लिए भी नहीं चुना, तो इब्राहिम भाई तो दूर की बात। अम्मी, उसको कहीं मेरे सामने से दफा हो जाए, वरना मैं उसकी जान ले लूंगी। वो वैसे ही चीखते हुए कह रही थी। शुक्र करो तुम दोनों का बाप यहाँ पर नहीं है, वरना तुम्हारी इन बातों पर तुम दोनों की जान ले लेता। वो मिराल और रूहान को उंगली दिखाते हुए बोल रही थी। अम्मी, अभी भी वक्त है, अपने अपनी आंखों से लालच की पट्टी हटा दे, जिंदगी सुकून से गुजरेगी। रूहान ये कहकर मिराल का हाथ पकड़ के उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुम्हारे मशवरे मानने पड़े मुझे, अस्मा बेगम पीछे से चिल्लाती रही, मगर वो नज़रअंदाज करके अपनी गाड़ी बाहर निकाल चुके थे। अम्मी, आपने कहा था कि आप कैसे भी करके मुझे उस घर में दाखिल करेगी, मगर देखिए पहले जर्निश ने मेरा हक खाया और अब वो हीरा, और आप बस हाथ में हाथ रखे बैठी रही। आज कल की लड़की मुझे बातें सुना रही है। आज ये कल की लड़की मुझे बातें सुना रही है। मेरी जान, तुम सब्र करो ना, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम्हारा हक किसी को नहीं खाने दूंगी। और बात रही उस हीरा की, तो उससे तो मैं बीच से हटा कर रहूंगी। क्या मतलब है हीरा? आप जर्निश की भी बात कर सकती है। मेरी जान अस्मा बेगम उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए मोहब्बत से, मगर उस मोहब्बत में जितनी चालाकी थी वो उनकी बातों से साफ तौर पर समझ आ रही थी। इब्राहिम भले उस घर का बेटा, बड़ा बड़ा बेटा है, मगर जितनी ताकत जर में है वो किसी में भी नहीं। तुमने देखा नहीं कैसे कल सुफियान को वो मार रहा था, और इब्राहिम खड़ा उसको बस धमकियाँ दे रहा था। और वैसे भी हमेशा थोड़ी भाई साहब को जिंदा रहना है। उनके मरने के बाद तुम देखना उनकी सियासी ज़िंदगी और उनके कारोबार को जर ही संभालेगा, क्योंकि इब्राहिम खुद सब जर को देगा। तो तुम खुद सोचो, फ़ायदा बड़े के साथ है या फिर छोटे के साथ? वो अपने चेहरे पर एक पुरस्कार सी हंसी लाते हुए कह रही थी। मगर आपने तो ताल्लुक़ तोड़ने की, वो बस धमकी थी। भाई साहब कभी हमसे ताल्लुक़ नहीं तोड़ेंगे। एक दो दिन में वो खुद हमें बुलाएंगे। मगर जुम्मा को निकाह है 4 दिन बाद, और उन 4 दिनों में कुछ भी हो सकता है। तुम्हें बस जर के आस पास रहना है। बाकी उस हीरा को तो मैं देख ही लूँगी। अम्मी, वो ज़्यादा बोलती नहीं है, आप जानती हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है अपने दुश्मन को कमज़ोर समझना। वो जितनी मासूम लगती है उतनी नहीं है। उसकी आंखों में ज़र के लिए मोहब्बत देखी है मैंने। एक बुज़दिल शख्स को भी मोहब्बत बहादुर बना देती है। और शायद तुम बात फ़याज़ हसीन की बेटी की बात कर रही हो। वो शख्स अपनी जान गंवा बैठा, मगर दुश्मनों के सामने नहीं झुका। उसके अंदर भी खून अपने बाप का ही है। वो किसी सूरत ज़र को तुम्हारा नहीं होने देगी। मगर तुम इंतज़ार करो, मैं भी अस्मा अब्बासी हूँ, उसका इलाज करके रहूँगी। वो ये कहकर अपना खाना खाने लगी। अनिया ने भी सोच लिया था कि उसे ज़र को कैसे अपनी तरफ मुतवज्जा करना है। भाई, बात सुने ना मेरी। वो जो इतनी देर से अपने भाई को मना रही थी, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं था। भाई देखे, एक ही दिन सबका निकाह रख लिया गया है। मेरे भाई का भी निकाह उस दिन है। मेरे कितने अरमान थे कि मैं आपके निकाह पर ये करूँगी वो करूँगी, मगर देखिए मैं तो खुद दुल्हन बन के बैठी होंगी, तो मैं क्या कर पाऊँगी? हीरा कल नायाब का वो चेहरा नहीं भूल पाई। वो उसकी मदद फ़हीम साहब से बात करके तो नहीं कर सकती थी, मगर वो उसको कुछ वक्त दे सकती थी अपने भाई को मनाकर। मगर उसका भाई तो मानने को ही नहीं आया था। भाई, प्लीज़ कर देना आप। वो सुबह से ही अपनी माँ और भाई को मना रही थी, मगर उन्होंने कह दिया था कि जो फैसला हुआ है वो उसी को ही मानेंगे। देखो हीरा, तुम अब नहीं करोगी। भाई साहब ने जो फैसला लिया है और उसी दिन तुम दोनों का निकाह होगा, अब ये फाइनल हो चुका है। पर अम्मी, तुम्हें एक बार बात समझ नहीं आती?
अब की बार ज़ाहिदा बेगम के गुस्से से कहने पर वो चुप हो गई। वो अपना वैसा ही उदास है वो अपना वैसा ही उदास है अपना अपने अपना वैसा ही उदास चेहरा लेकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। नहीं नहीं, तैयार हो जाओ, हमें शॉपिंग के लिए जाना है। जरनिश उससे शॉपिंग के लिए बता रही थी। आप जानती। अभी वो आगे कुछ बोलती कि जरनिश ने उससे रोक दिया। देखो, वहाँ पर पप्पू लोग भी आने वाले हैं। पप्पू लोग भी आने वाले हैं और हरगिज़ मैं ये नहीं चाहती कि उनको ये लगे कि तुम शादी से खुश नहीं हो। देखो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी, मगर अभी प्लीज़ हमारे साथ चलो। तुम्हारे ना चलने पर बाबा जान को कितनी तकलीफ़ होगी तुम जानती हो, और चची जान भी बहुत इसरार कर रही है। प्लीज़ नैनी, मेरे लिए चलो। वो बाकायदा उसके सामने मिन्नत कर रही थी और नायाब दिल में सोचने लगी कि वो इतनी पत्थर दिल नहीं है कि वो अपने बाबा जान को तकलीफ़ दे या उन्हें दूसरों के सामने रुसवा करे। उसने जरनिश की बात समझते हुए उनको आगे चलने का इशारा किया और ख़ुद कुछ ही देर बाद उनके साथ गाड़ी में मौजूद थी। लाहौर के सबसे बड़े मार्केट में चलो, मुझे अपनी बेटी और बहू के लिए सबसे अच्छे जोड़े चाहिए। राशिदा बेगम खुशी से हमजा को कह रही थी, एक तो मुझे आप लोगों ने ड्राइवर समझ लिया है। अपने इस बड़ी बेटी अपनी इस बड़े बेटे को आपने क्यों नहीं कहा? जब भी देखो मुझे भेज देता है, हद हो गई है। लोग तो मुझे अब ड्राइवर ही समझने लग गए हैं। वो हर बार की तरह अपने दुख सुना रहा था और सामने वालों ने भी हर बार की तरह उसे नज़रअंदाज किया। चुप करके गाड़ी चला और राशिदा बेगम की आवाज़ आई तो वो अपने मुंह पर ताला लगा चुका था। शॉपिंग पर नायाब राशिदा बेगम, जरनिश और सनम, साथ में ज़बरदस्ती हमजा को भी लाया गया था। वो लोग पिछले 2 घंटे से मार्केट घूम रहे थे, मगर मजाल है कि एक जोड़ा भी पसंद आए। मुझे समझ नहीं आता, जब हर दुकान पे एक ही जैसा जोड़ा है तो पूरा बाजार क्यों घूमना है। वो जो उनके साथ चलता चलता अब थक ही गया था, अपना गुस्सा उन लोगों पर उतार रहा था, मगर उन लोगों को कहाँ फिक्र थी। तुम्हें कितनी बार कहा है, चुप करके नहीं चल सकते? सनम ने बाकायदा उसको घूरते हुए कहा था। एक बार शादी होने दो, फिर तुम्हें बताता हूँ मैं। वो भी अपने दिल में सारे बदले लेने के इरादे पाल चुका था। जब वो चलता थोड़ा आगे निकला तो एक दुकान पर एक सूट पसंद आया। उस सूट पर बहुत अच्छी कढ़ाई हुई 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 थी और वो खूबसूरत भी था। वो आगे बढ़कर दुकानदार से रेट पूछने लगा तो दुकानदार ने उसका रेट 40,000 बताया। वो कुछ सोचने लगा, मगर दुकानदार को लगा कि जैसे उसे रेट ज़्यादा लगा है तो वो सामने से बोलने लगा, वैसे साहब, आपके लिए जोड़ा हम 39,000 का भी दे सकते हैं। मगर वो झुकते हुए हमजा की तरफ हुआ। किसी को बताना नहीं, तुम तो जानता होगा, लोग सारा आ जाता है, लेकिन हम सिर्फ आपको दे रहा है इतने का। वो कोई पक्का दुकानदार था, सही से मस्के लगा रहा था, मगर वो तो किसी और सोच में था। सुनो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं क्योंकि मैं कैश नहीं रखता। अरे कोई बात नहीं साहब, हम तुमको अकाउंट देता है, तुम उस पर ट्रांसफ़र कर दो। आगे दुनिया चांद पर पहुंच गया है और हम अपना अकाउंट नहीं बना सकता? वो भी अपना कॉलर ठीक करते हुए बोला था। हमजा ने उस पठान को देखा और उसके लहजे पर, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अच्छा, तुम दे दो, मैं कर देता हूँ। उस दुकानदार ने एक नंबर निकाल कर उसके सामने किया। उस पर तुम चेक करो, गुलखान नाम का अकाउंट होगा, वो हमारा है। हमारा नाम गुलखान है। वैसे हमारे दादा को तो हमारा नाम बहादुर खान पसंद था, मगर हमारी दादी के सामने उनकी चलती कहाँ थी, तो उन्होंने हमारा नाम गुलखान रख दिया है। वो बहुत मज़े से बता रहा था और हमजा तो उसके लहजे पर ही खुश हो गया। गुलखान को जब मैसेज रिसीव हुआ तो उसने हथेली हमजा की तरफ बढ़ा दी। हमजा जब जाने लगा तो गुलखान ने पीछे से आवाज़ दी, ओ साहब, हमको लगता है तुमसे गलती हो गया है। वो पीछे से चिल्लाते हुए बोला, कौन सी गलती? हमजा ना समझने वाले अंदाज में उसे देखने लगा। हमने तुमको बोला कि हम तुम्हें ये जोड़ा 39,000 में देने को तैयार हैं, मगर तुमने तो हमें 40,000 भेजा है। हमजा पहले तो उसकी ईमानदारी पर खुश हुआ। अगर वो चाहता तो वो नहीं भी बता सकता था, मगर उसने साबित कर दिया कि पठान वफादार होते हैं। नहीं गुलखान, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मैंने तुम्हें 40,000 ही दिए हैं, जितने का जोड़ा था। वो उसे मज़े से बता रहा था और गुलखान का तो मुंह ही खुला रह गया। मगर यह जोड़ा तो 35,000 का था। बेइख्तियार गुलखान के मुंह से निकला और फिर अपने मुंह पर ही हाथ रख लिया। हमजा भी उसकी बात पर हंस पड़ा। देखो, इस जोड़े की कीमत भले ही 35,000 है, मगर तुम जो उसको लाए हो, इतनी मेहनत से बेच रहे हो, पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हो, तो इस पर तुम्हारा हक है। कोई मसला नहीं, खुश रहो। वो ये कहकर आगे निकल गया और गुलखान तो पीछे से हैरान ही रह गया था। उसने गाड़ी में वो हथेली छुपा कर रखी थी ताकि किसी की उस पर नज़र ना पड़े।
उसने उन लोगों को बता दिया था कि आप लोगों को जो खरीदना है खरीद ले, मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। वो बस अब गाड़ी में अपना फेवरेट काम, लोगों को जलील करना, कर रहा था। वो बेदिली से सारे कपड़े देख रही थी। उसका यहाँ आने का कोई दिल नहीं था, मगर जरनिश के काफ़ी कहने पर वो आई थी। उसके दिल में अजीब ख्यालात आ रहे थे। वो किसी ख्याल के तहत एक दुकान के बाहर खड़ी थी कि एकदम किसी ने उसका हाथ पकड़ के उसे दुकान के अंदर खींचा। पहले तो वो घबरा गई, उसे कुछ न समझ आया। अगले ही पल खींचने वाले को जब देखा तो वो थम सी गई थी। तुम वो हकला रही थी और सामने खड़ा वजूद अपनी काली गहरी आंखें सिर्फ उसकी उस गोल्डन आंखों पर जमाए हुए था। जोहान। वो हकलाते हुए उसका नाम ले रही थी। हाँ, मेरा चांद का टुकड़ा जोहान। उसका मेरा कहने पर नायाब का तो दिल ही रुक गया था। कितना इंतज़ार कराया तुमने, तुम्हारे पास आने का कितना इंतज़ार किया था मैंने, मगर देखो तुमने आने में कितनी देर कर दी। वो वैसे ही आंखें उस पर जमाए बोल रहा था, और वो तो कुछ बोल ही नहीं पाई। वो तो सामने खड़े वजूद को बेयकीनी से देख रही थी। उसे लग रहा था ये कोई ख्वाब है। वो अपनी आंखें नहीं झपक रही थी। उसे डर था कि कहीं वो आंखें झपके फिर खोलेगी, झपक के खोलेगी तो वो गायब हो जाएगा। क्या क्या तुम सच में? वो यकीन नहीं कर पा रही थी। हाँ जोहान की जान, मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ। मगर उसको तो शायद यकीन आ जाना ही नहीं था। एकदम वो रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू टप टप करके गिर रहे थे। जोहान ने उसके आंसू अपनी उंगली पर रखे। तुम जानती हो आंसू बहुत कीमती है, उन्हें ऐसे ज़ाया करके बेमोल मत करो, क्योंकि ये अनमोल है और तुम बहुत नायाब हो, बिल्कुल अपने नाम की तरह। वो कहे जा रहा था और वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। शादी है मेरी, वो इस जुम्मा को बाबा जान। वो उसे अपनी शादी का बताना चाहती थी, जब उसकी अगली बात पर वो चुप हो गई। तुम्हारी शादी होगी, इस जुम्मा को ही होगी, मगर शाजीन से नहीं, उसे बता रहा था, और वो बेयकीनी से उसके अल्फाज को सुन रही थी। क्या मतलब है? वो इस वक्त बहुत मासूम लग रही थी। जोहान का दिल चाहा कि सारी नफरत भुला दे और वो वैसे ही मोहब्बत उससे करे जो वो उससे पहले करता था। मगर शायद उसका दूर जाना और इतने सालों पलती हुई नफरत मोहब्बत पर हावी हो चुकी थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो उससे पूछ रहा था। बेख्तियार नायाब ने दीवार का सहारा लिया। उसको अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जो अल्फाज सुनने के लिए उसने इतना इंतज़ार किया, आज वो अल्फाज सुन रही थी। मैंने जब से होश संभाला, मैं तब से तुम्हें चाहती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ जोहान, खुदा के लिए मुझे बचा लो। मैं नहीं कर सकती शाजीन से शादी। तुम बेफिक्रे रहो, मैं तुम्हारी शादी उससे होने भी नहीं दूंगा। तुम बस खुद को नॉर्मल रखो, और तुम बस मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है, मगर याद रखना, तुम्हारी मेरी हैसियत तुम्हारी मेरी हैसियत में फ़र्क है। तुम्हारा बाप कभी तुम्हारा हाथ इज़्ज़त से मेरे हाथ में नहीं देगा, और अगर इज़्ज़त से नहीं दिया तो फिर हमें। वो आगे नहीं बोला था, मगर नायाब उसका मतलब समझ गई थी। जोहान, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने बाबा जान को रुसवाई नहीं दे सकती। मैं नहीं कर सकती ये। और जोहान ने अपनी मुट्ठी ज़ोर से बंद की। इस वक्त उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उस लड़की को अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता था। मेरी जान, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम दोनों अलग हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। क्या तुम मुझसे दूर रह पाओगी? उसकी बात सुनकर नायाब के आंसू और तेज़ी से बहने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती ऐसा जो कह रहा हो। तुम मेरे फ़ोन का इंतज़ार करो, और फिर हमें वो कदम उठाना पड़ेगा जो हम नहीं उठाना चाहते, मगर हमारी मजबूरी है। और उस वक्त मासूम चेहरा बनाकर उसे बहला रहा था। और शायद मोहब्बत इतनी बेबस होती है कि इंसान उसके सामने झुक जाता है। और ये बात नायाब फ़हीम अब्बासी को उस दिन पता चली थी। नायाब वो भी वहीं थी कि जरनिश की आवाज़ आई। एकदम वो वहाँ से उनकी तरफ बढ़ गई। जी जी आपी। वो घबराई हुई लग रही थी, मगर जरनिश ने ये बात नज़रअंदाज की। यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे जोड़ा पसंद आया था, मैं लेना चाहती हूँ। वो अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर पा रही थी। कौन सा जोड़ा पसंद आया है? चलो हम देखते हैं। अभी जरनिश उसका हाथ पकड़ के दुकान के अंदर से उसे ले जाने लगी कि नायाब ने रोक दिया। नहीं, मैंने वैसा ही जोड़ा पीछे दुकान पे देखा था, वो ज़्यादा प्यारा था, हम वहाँ से ले लेते हैं। वो उसे रोक कर दूसरी दुकान की तरफ जाने लगी, मगर चलते चलते वो मुड़कर उस शख्स को देख रही थी जो एक पुरस्कार मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए नायाब को जाते हुए देख रहा था। मेरी प्यारी सी नायाब जान, तुम्हारे और तुम्हारे ख़ानदान की बर्बादी के दिन शुरू हुए। वो दिल में ये कहकर वहाँ नहीं रुका, बल्कि आगे बढ़ गया। और नायाब, जो कब से बस जोहान की बातें ही सोच रही थी, ये कैसा है कि सनम की आवाज़ पर वो किसी ख्वाब से वापस आई। क्या हुआ है तुम्हें? उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था। सनम परेशान हो गई थी।
नहीं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। वो ये कहकर अपनी माँ की तरफ मुतवज्जा हुई। मम्मी अब हमज़ा भाई को बोले कि वो हमें ले जाएँ, मैं बहुत थक गई हूँ। वो अपना फ़ैसला सुना रही थी और उनमें से किसी ने भी इनकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें शॉपिंग पे आए 5 घंटे से ज़्यादा हो चुका था। गाड़ी में हमज़ा, जो अपने दोस्तों को अलग-अलग नंबरों से तंग कर रहा था लड़की बनकर, अचानक से सब सनम की कॉल आई तो उसने रिसीव किया। हाय जाने जहाँ आज कहीं गलत नंबर तो नहीं मिला लिया, वो शौकिया लहजे में कह रहा था, जबकि सामने से गुस्से वाली आवाज़ पर ही एकदम चुप हो गया। और ये जाने जहाँ तुम्हारी जान ले लेगी अगर 10 मिनट में हमारे पास नहीं पहुँचे तो। और वह अपनी जाने जहाँ की धमकी सुनकर हकीकत में डर गया था, तो फ़ौरन गाड़ी से निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। अब इसके आगे की कहानी आपको अगली किश्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा, कैसे होगा नायाब का निकाह ज़ोहान से, कैसे ज़ोहान दूल्हे को चेंज करेगा और आगे क्या होने वाला है। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। नावल बहुत इंटरेस्टिंग है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।